बेटा बातें नहीं, बातें नहीं है, बातें नहीं। करें शुरू भाई, ठीक है चलिए। सो अब देखो, आज अपन लोग क्या करने वाले हैं। फर्स्ट बुक में हम लोगों ने जो अपने 8 चैप्टर कंप्लीट करे, सबसे पहला चैप्टर हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड एंड फ्लक्स। दूसरा आपका कौन सा आ गया, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तीसरा आ गया आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। चौथा आ गया आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर पांचवा आ जाता है मैग्नेटिज्म, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने वो कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। फिर उसके बाद छठा आ गया आपका ईएमआई, सातवां आ गया आपका एसी, और आठवां आ जाता है आपका ईएमवी। तो मतलब ओवरऑल फर्स्ट बुक से आपके पास ठीक 2025 वाले फाइनल एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। उसमें एमसीक्यू भी है, रीजन असर्शन भी है, आपके केस स्टडी का भी एक प्रॉब्लम है, ठीक, और 5 नंबर वाली प्रॉब्लम्स भी हैं, 2 नंबर 3 नंबर सारी चीजें, ठीक है। और ध्यान से समझते चलना बेटा कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कैसे है। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा विजिबल है सारा, ठीक। अच्छा बेटा जो बच्चे लोग ऑनलाइन में कनेक्टेड है बेटू, आप लोगों के पास मैंने ग्रुप पर ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर शेयर कर रखा है। अगर यहां बोर्ड विजिबल नहीं होगा ना प्रॉपरली, तो क्वेश्चन आप वहां से भी देख सकते हो। तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेटेड रहना चीजों को लेकर के बेटू। चलिए देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से आगे बेटा। आपसे कहा कि जो गिवन फिगर है वो ग्राफ शो कर रही है किसके साथ, फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस का स्क्वायर। जो कूलम्स लॉ में हमारे पास होता था ना, तो कूलम्स लॉ में हमारे पास पॉइंट क्या होता था कि भाई जो आपका फोर्स है दिस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर ये जो वेरिएशन है, ठीक, ये आपको दिखाया हुआ है यहां पे। अब उसने आपसे कहा है कि आर बीइंग द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस Q1 Q2 एंड Q2 Q3। और एक चीज उसने और बोल दी है कि Q2 इज पॉजिटिव एंड द लीस्ट मैग्नीट्यूड। तीन चार्ज हैं आपके पास, Q1 Q2 और Q3। Q2 जो है उसमें सबसे छोटा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखो कि आपको गिवन है कि Q2 इज हैविंग व्हाट, दिस इज हैविंग द लीस्ट मैग्नीट्यूड, ठीक। तो कहता है नाउ अब Q1 Q2 एंड Q3 आर सच दैट, अब हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। सबसे पहली चीज, आप अपने ग्राफ में अगर स्लोप देखते हो, ठीक है, तो स्लोप का मतलब क्या हुआ बेटू, स्लोप का मतलब हुआ tan थीटा। और अगर हम यहां पर देखिए भाई, यहां से ये वाली वैल्यू थीटा रहेगी, यहां से ये वाली वैल्यू थीटा रहेगी, तो परपेंडिकुलर बाय बेस कितना बनेगा आपका, डोर क्लोज कर बेटा, एफ डिवाइडेड बाय 1/r², ये चीज होगी। अगर आप कूलम्स लॉ के फॉर्मूले में जाते हो तो फॉर्मूला होता था आपका k Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय r²। अब इस फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आप क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू k Q1 Q2 इंटू 1/r²। आपने ऐसे लिख के देखा इसे। अब आप क्या करो, 1/r² को डिनोमिनेटर में लाओ, तो F 1/r² इज इक्वल टू k Q1 Q2। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब अगर हम ग्राफ से स्लोप देख रहे हैं दैट इज tan थीटा, वो किसके बराबर है, इस रेशो के। और अगर हम कूलम्स लॉ से देखें तो हमारा ये रेशो है वो किसके बराबर है, इट इज k इंटू Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, अगर दोनों को कंपेयर करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू k, इज इक्वल टू k Q1 Q2 का प्रोडक्ट, ये चीज बनेगी। तो कहा जा सकता है जिसके लिए स्लोप ज्यादा होगी उसके लिए चार्ज के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। अब आप अपने ग्राफ के अंदर आओ और ग्राफ में आने के बाद बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो प्रॉपरली। अगर देखा जाए तो थीटा किसके लिए ज्यादा है, फॉर द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, और थीटा कम किसके लिए है बेटा, फॉर द प्रोडक्ट ऑफ Q2 एंड Q3, हाँ या ना। तो भाई अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 must be greater than the magnitude of Q2
Q3, सिंपल सी बात। और अगर देखा जाए दोनों साइड से Q1 हमारा सॉरी Q2 हट गया, तो हमें क्या पता लगा, Q1 इज ग्रेटर देन Q3, हाँ या ना? मतलब Q1 सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा कौन होगा, Q3, और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि Q2 हैज द लीस्ट मैग्नीट्यूड, तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूं Q1 देन Q3 एंड देन Q2, हाँ या ना? सो अब ध्यान से देखो कौन सा मैच हुआ आपका, Q1 सबसे बड़ा, फिर Q3 और फिर, तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, समझ आया? पक्का? अब आप खुद से देखो, क्या इसमें कोई बहुत टफ चीज थी? एकदम बेसिक कंसेप्ट था, किस चीज का, कूलम्स लॉ के एकदम सिंपल पॉइंट का, कि जो फोर्स है उसका बेसिक फॉर्मूला इनको कंबाइन करके ये बनता है, ठीक है? आपने इसी को कहां यूज करा, अपने गिवन ग्राफ की स्लोप के साथ, और आंसर निकल गया। कर सकते हैं अच्छे से, श्योर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा सभी, एक बार रीड करो आप लोग, प्रॉपर्ली रीड करो बेटू। कहता है दो वायर्स हैं P और Q, ठीक, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। आप याद करो, आपको लिखवाया भी है न्यूमेरिकल्स करते समय कि अगर उसने हमसे कह दिया कि भाई मटेरियल क्या है, सेम, मटेरियल सेम होने के दो मतलब हो गए, पहला N, नंबर डेंसिटी क्या हो जाएगी, सेम, और दूसरा मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, सेम। आया यार? ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं। कहता है द वायर Q हैज ट्वाइस द डायमीटर, जो वायर Q है उसका जो डायमीटर है वो दुगना है, ठीक, एंड हाफ द लेंथ एज दैट ऑफ वायर P, ठीक है, और जो लेंथ है वो क्या है, आधी है। मतलब अगर हमारे पास वायर P को हमने स्टैंडर्ड रखा, तो जो वायर Q है उसका डायमीटर P से दुगना, और जो लेंथ है वो P से आधी, और ध्यान रखेंगे जो P है वो कौन है, ओरिजिनल, ठीक। कहता है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर P इज R, मतलब जो हमारी स्टैंडर्ड वायर थी, हमारी P वायर थी, उसका रेजिस्टेंस कितना है, R, तो Q का कितना होगा, ठीक है, एकदम सिंपल, आराम से और ध्यान से देखो, प्लीज देखो, जल्दबाजी में गलत नहीं, करेक्ट आंसर इज R/8, ठीक है, करेक्ट आंसर जो है वो क्या है इसका, R/8 है, ठीक। तो जल्दबाजी में ऐसे ही खाली टिक नहीं कर देना कि हाँ यार ये होगा, प्रॉपर्ली सॉल्व करो, तरीका सिखाया हुआ आप लोगों को। अगर रेजिस्टिविटी है सेम, याद करो फॉर्मूला, R इज रो L बाय A। तो अब देखो ये मैं किसके लिए लिख रहा हूं, कौन सी वायर, P के लिए, भाई P का रेजिस्टेंस है R, और कितना लिख लिया, रो L बाय A। फिर से चेंज करो, R इज इक्वल टू रो L बाय A को कितना लिखेंगे, पाई R स्क्वायर, तो रेडियस को डायमीटर की टर्म में करा तो वो D/2 आएगा, स्क्वायर करा तो D/, अब ये 4 गया ऊपर, और वायर P का रेजिस्टेंस जो R है वो कितना हो गया, 4 रो L बाय पाई D स्क्वायर। इसको फर्स्ट कर लेते हैं, अब हम कैलकुलेशन चलाते हैं किसके लिए, और वायर Q। अब Q का रेजिस्टेंस हमें पता करना है, तो हम कितना कर लेते हैं, R डैश, ठीक है। सो व्हाट विल बी R डैश, मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, लेंथ में चेंज है, एंड डायमीटर में भी चेंज है। उसने बोला ना कि डायमीटर जो है वो दुगना है, और जो लेंथ है वो क्या है, वो आधी है, तो उस हिसाब से अगर वैल्यू रखी गई, सो देखो ध्यान से, रो लेंथ हो गई आधी, ये कर दिया L/2 पाई एज इट इज, और डायमीटर हो गया दुगना, तो अगर दुगना हुआ तो कितना बना, 4D स्क्वायर, और बेटा एक चीज, ये वाला 4 भी आएगा यहां पे, ठीक है, सो ये एज इट इज चलेगा। नाउ अब ध्यान से देखो, 4 रो L बाय पाई D स्क्वायर, 4 रो L बाय पाई D स्क्वायर, इसको एक जगह कर लिया, और ये 2 और 4 कितना, 1/8, और अगर फर्स्ट से देखो तो ये रेजिस्टेंस है हमारा वायर P का, तो इसका मतलब हुआ हमारा R डैश विल बी 1/8R। तो मैं कह सकता हूं कि वायर Q का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर Q विल बी, रेजिस्टेंस जो है P का उसका कितना होगा, 1/8 होगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा,
आई बात समझ? क्लियर है भाई? मुझे तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करना है अभी, ठीक है, चीजों को समझने के लिए, बट एग्जाम में जब हम कर रहे हैं तो अपना माइंड सिर्फ फोकस तरीके से वही लगाना है और कैलकुलेशंस में स्पीड मेंटेन करके रखनी है। आई बात समझ? ठीक है, और उस समय आपको इस चीज पर रिलाई नहीं करना है कि हाँ यार आपका दिमाग कैलकुलेशन बहुत बढ़िया कर देता है, नहीं, पेन पेपर सॉल्व करके करना है प्रॉपरली, ठीक है। वो कहीं ना कहीं वो स्पीड में अगर दिमाग में कर रहे हो तो गलती वाला चांस नहीं लेना है। आई बात समझ? चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 3, पहले पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अच्छे से रीड करो बेटा इसको। देखो जिनके मिड टर्म एग्जाम नहीं हुए हैं और अभी कमिंग डेज में होने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू कि एग्जाम में पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने कैसे हैं, ठीक है। फिजिक्स का पेपर है, चैप्टर्स वही हैं आपके, तो उससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। अब वो बाहर इस वजह से लगेगा क्योंकि आपने कंसेप्ट को तरीके से तैयार नहीं कर रखा है, समझे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन पढ़ा सबने? कहता है एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी, 1 सेंटीमीटर, और कहां है, अलोंग एक्स एक्सिस। बड़े आराम से कैसे करोगे, देखो लेंथ कितनी, 1 सेंटीमीटर, मैंने ये कर दी अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैंने लिखा एल वेक्टर इतना आई कैप मीटर, डन है। आगे चलते हैं, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, और इसमें करंट कितना है, 0.5 एम्पियर का। नाउ अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, उसने करंट की भी डायरेक्शन दे रखी है, बट करंट क्या होता है, स्केलर, हम इसे वेक्टर में नहीं लिख सकते। डन, आगे बढ़ते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो उसने जिक्र किया वो कितना, 0.4 मिली, सो 0.4 इंटू 10⁻³ जे कैप, ठीक है, एंड प्लस फिर कितना, 0.6 मिली, सो 0.6 इंटू 10⁻³ और ये के कैप, और ये हो गया इतने टेस्ला। डन है भाई? अब उसकी डिमांड क्या है, कहता है आपने जैसी मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन कर लिया, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेगमेंट, हमें पता करना है फोर्स। अब याद करो, ध्यान से समझो, फोर्स एक्टिंग ऑन a current carrying conductor, a current carrying conductor in magnetic field, ठीक है, कितना होता था, F is equal to बिल साइन थीटा, हाँ या ना। मेरे पास चल रही है वेक्टर फॉर्म, अभी मेरा जो फॉर्मूला लिखा है वो स्केलर फॉर्म में लिखा है ना, मुझे इसे वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने करा एन कैप, और ये क्या बन गया, वेक्टर। और जब साइन थीटा और एन कैप आ रहे, जल्दी से आ जाओ जल्दी से, जब साइन थीटा और एन कैप आ रहे हैं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट बना सकते हैं, हाँ या ना, ठीक। सो जब क्रॉस प्रोडक्ट बना के लिखा तो एफ वेक्टर, ठीक है। देखो करंट इज अ स्केलर, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनेगा, किस किस के साथ बनेगा, एल और बी के साथ। सो फॉर्मूला इज आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मेरा ये फॉर्मूला है। आई बात समझ? अब देखो आ तो क्या आंसर, आपके पास सारी रीडिंग्स हैं, बहुत आराम से रखना है रीडिंग्स को। एफ वेक्टर इज इक्वल टू करंट कितना है, 0.5, लेंथ कितनी है, 10⁻² आई कैप, और क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, कितने लिखूंगा, 4 इंटू 10⁻⁴, है ना। सो ये कर दिया 4 इंटू 10⁻⁴ जे कैप, और इसको कितना कर दिया, 6 इंटू प्लस 6 इंटू 10⁻⁴ के कैप, ये चीज बनेगी। अब बहुत आराम से देखो बेटा, साइलेंट कर लो फोन। एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू, यहां से 0.5 इंटू 10⁻² और ये 4 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई होंगे, हाँ या ना। देखो ध्यान से भाई, 10⁻⁴ 10⁻² कितना हो गया, 10⁻⁶, 0.5 एंड 4 कितना हो गया, 2.0, दैट इज ओनली 2। अब बचा आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है।
भाई आपने क्लास 11th में ये चीज सीखी थी, कन्वेंशन। बेटा जल्दी से आ जाओ। आई कैप, जे कैप और ये के कैप। क्या ध्यान रखना था? अगर गए क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, और अगर गए एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। ऐसे ही करते थे। तो देखो यहां कौन है? आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, एंटी क्लॉक। नाउ रिजल्ट इज व्हाट? पॉजिटिव के। सो क्या बना? 2 इंटू 10 की पावर, दिस इज 2 इंटू 10 की पावर -6, और कौन आ गया रिजल्ट? के कैप। देन प्लस, आगे बढ़ते हैं। नाउ 0.5 इंटू 10 की पावर -2, किसके साथ? 6 इंटू 10 की पावर -4 के साथ। तो पहले हमने क्या करा? 10 की पावर -4, 10 की पावर -2, कितना हो गया? 10 की पावर -6। 0.5 एंड 6 विल बी 3.0, सो दैट्स ओनली 3। और आई कैप क्रॉस के कैप। अब देखो, आई कैप क्रॉस के कैप, अब कैसे गए? क्लॉक, रिजल्ट विल बी नेगेटिव। और आई क्रॉस के से कौन बना? माइनस जे, माइनस जे। इसका मतलब फोर्स कितना आया? दिस इज 2 इंटू 10 की पावर -6। अब -6 को क्या लिख सकते हैं? माइक्रो। सो 2 माइक्रो के कैप एंड -3 माइक्रो इतने न्यूटन। आया समझ? ढूंढो। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? और कोई रॉकेट फॉर्मूला नहीं था, कोई रॉकेट कंसेप्ट नहीं था, सिंपल सा फॉर्मूला था। क्या? बिल साइन थीटा। और बिल साइन थीटा में आपको पता है कि करंट क्या है? स्केलर। तो जब आप वेक्टर की बात कर रहे हो तो जो बनेगा प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट बनेगा, वो दो वेक्टर्स के बीच में बनेगा। तो वो वेक्टर प्रोडक्ट किसके बीच में बनाया? एल और मैग्नेटिक फील्ड। आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, और साइन कन्वेंशन के लिए आपने कौन सा कंसेप्ट यूज कर लिया? अपना क्लास 11th वाला क्रॉस प्रोडक्ट का, कि भाई अगर क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव। कर सकते हैं सभी लोग अच्छे से? कोई दिक्कत इसमें? पक्का? चलो अगला क्वेश्चन आएगा बेटा, ध्यान से पढ़ो। प्रॉपरली पढ़ो बेटा क्वेश्चन। कहता है एक कॉइल है जिसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है? 100। ठीक। और एरिया कितना है? 0.05 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस है 1.5 ओम। रीडिंग्स देख लो क्या क्या चल रही हैं आपके पास। रीडिंग्स में है नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? 100। एरिया कितना है? 0.05 मीटर स्क्वायर। टोटल रेजिस्टेंस कितना है बेटू? 1.5 ओम। Now it is inserted at an instant in a magnetic field of, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है? इट इज 90 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला, मिली टेस्ला है। कहता है विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। नाउ द चार्ज इंड्यूस्ड एट दैट इंस्टेंट। आपको क्या पता करना है? चार्ज कितना इंड्यूस हुआ? भाई सिंपल सी बात, क्वेश्चन ईएमआई का नजर आ रहा है, इंडक्शन की बात हो रही है, तो किससे गया? ईएमआई से। हमने फैराडेज लॉ पढ़े कि भाई अगर हमने कॉइल को फील्ड में रोटेट करा या फिर मैग्नेट को कॉइल में मूव कराया तो पहले ईएमएफ बनेगा और कॉन्सिक्वेंटली करंट बनेगा। पढ़ा था हमने। तो वहां हमारा फॉर्मूला क्या बना था? फॉर्मूला बना था E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाय, और बाबू याद रखना ये जो डी फाई लिख रहे हैं ये बेसिकली कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर हमने सीखा कि यार नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता था? लेंजेस लॉ। बट हम जानते हैं कि लेंजेस लॉ ऑलवेज ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। पढ़ी थी ये बात? एक नेगेटिव और लगता था फिर, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या बन गया था? रिजल्ट बन गया था पॉजिटिव। आया यार? तो ये तो हमारा मेन फॉर्मूला बन गया। अब इसको थोड़ा सा चेंज, जल्दी से आ जाओ बच्चे, इसको थोड़ा सा चेंज कर दें। तो E की जगह पर हमने क्या कर दिया बेटू? आई आर। और ये जो डी फाई बाई डी टी है इसे हमने सिंपली क्या लिख लिया? फ्लक्स बाय टाइम। ये चीज लिख ली। ठीक है। अब देखो आई की जगह कर दिया Q बाय टी, ये हो गया R। मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया बाय टाइम, दोनों साइड से टाइम हट जाएगा। हमें क्या निकालना है बेटू? चार्ज। सो चार्ज कितना हो गया? बी ए बाय
और प्रश्न में साफ साफ मेंशन है कि नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं। तो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स क्या करने वाले हैं, फॉर n नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ टर्न्स यहीं से चलेंगी फ्लक्स के साथ, ठीक है। तो जब आपने फ्लक्स को चेंज करा तो यहाँ टोटल एरिया कितना होगा, NBA। तो ये आपका चार्ज कितना हो गया, NBA/r। अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है बेटू, 100। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 90 इंटू 10⁻³ एरिया कितना है, 0.05 एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है आपका, 1.5। अगर इसे सॉल्व आउट कर लिया जाए तो चार्ज आ जाएगा। चेक इट आउट, इज इट 0.30 कूलम और 3 मिली कूलम, इट इज 3 मिली कूलम नहीं, इट इज 0.30। करेक्ट आंसर जो आएगा वो ये आ रहा है आपका। कैलकुलेशंस ध्यान से करो बेटा, हो जाएगा सबका। सो फाइनल आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी। कर सकते हैं सभी, पक्का। अच्छा, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन देखे जो बहुत बेसिक बेसिक थे। उनमें कोई ऐसा फॉर्मूला जो एकदम नया आया हो या कोई ऐसा कंसेप्ट जो एकदम नया है अभी फिलहाल? सारे पॉइंट्स हैं अपने पास, पक्की बात है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। कहता है आपको एक एयर फील्ड सोलेनोइड जो है, ठीक, वो डिजाइन करना है जिसका इंडक्टेंस कितना हो, 0.016 हेनरी। मतलब हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर इंडक्टेंस अवेलेबल है, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लॉन्ग सोलेनोइड हमें कितना दे दिया, 0.016 हेनरी। एंड उस सोलेनोइड की लेंथ कितनी, 0.81 मीटर, और उसका रेडियस कितना, 0.02 मीटर। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड, हमें क्या पता करनी है, नंबर ऑफ टर्न्स। एकदम सिंपल, याद करो इक्वेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। सामने ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। अगर आप लोग याद करें बेटू, डिराइव करा था हमने n² म्यू नॉट पाई r²/L, ठीक है। अब आराम से ध्यान से देखो, आपको L अवेलेबल है, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड अवेलेबल है, रेडियस अवेलेबल है, म्यू नॉट हम लोग जानते हैं, म्यू नॉट इज व्हाट, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट भी है हमारे पास। क्या हम लोग सॉल्व आउट करके यहां से n का वैल्यू नहीं निकाल सकते? बताओ, समझ आया नहीं आया क्वेश्चन कैसे करना है, कोई दिक्कत होगी? अब कैलकुलेशन में गलती करोगे तो आंसर मैच नहीं होगा, सीधी सी बात। हो जाएगा सबका अच्छे से, पक्की बात। अब सुनो, ये एक्सप्रेशन अभी फिलहाल डायरेक्ट इस्तेमाल हो गया, एग्जाम में आपके पास ये एज इट इज डिराइव करने के लिए भी मिलेगा, तो इसको तैयार करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। कर सकते हैं प्रॉपर्ली। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ, एकदम सिंपल है बिटू। अभी कुछ दिन पहले एसी के न्यूमेरिकल्स में करा आप लोगों ने, पढ़ो ध्यान से बेटा। जो लोग ऑनलाइन में कनेक्टेड हैं, आप सभी को क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं बेटू? एक बार बता दीजिए बेटा जल्दी से, ध्यान से समझते हुए चलो और कोशिश करो सॉल्व करने की साथ साथ बेटू, ठीक है। ग्रेट, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन पढ़ा बेटा सबने? चलो रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं पूरा पॉइंट, ध्यान से सुनो। उसने कहा एसी वोल्टेज आपने कितनी दे दी, V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और कह रहा है करंट कितना है, I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। हमने पढ़ा इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ करंट, I0 साइन ओमेगा टी। फिर हमने पढ़ा इन केस ऑफ इंडक्टर, द इक्वेशन वाज I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। फिर हमने पढ़ा इन केस ऑफ कैपेसिटर, इट इज I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। ये वाले केस हो गए। बट याद करो, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और हमने एलसीआर की पावर करी थी, तो वहां हमने करंट की इक्वेशन क्या ली थी, I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, कि भाई हमें नहीं पता फेज डिफरेंस कितना होगा, वहां कोई भी वैल्यू हो सकती है। आया यार? इसका मतलब ये इक्वेशन जो है, इसमें जो वो एवरेज पावर मांग रहा है वो किसकी मांग रहा है, एलसीआर सर्किट।
ठीक, एवरेज पावर associated with LCR, एवरेज पावर किसकी? LCR की, जो कि हमने क्या डिराइव कर रखी है? एवरेज पावर इज ERMS IRMS इंटू cos फाई। ये फाइनल आंसर आपका डिराइव होके निकलता है वहां पे। ये न्यूमेरिकल शीट्स वाले जो क्वेश्चंस है ना, तो एक न्यूमेरिकल शीट होगी जिसमें आपके स्टार्टिंग में आई थिंक 11 या 12 क्वेश्चंस थे। उस न्यूमेरिकल शीट का पहला या दूसरा क्वेश्चन है आपके पास। ठीक, अब डिराइव करके ये आता था, तो इसमें ERMS कितना होगा? E0/√2। IRMS कितना होगा? I0/√2। और ये हो गया आपका cos फाई। तो आप इसे क्या लिखोगे? E0 I0/2 cos फाई। हाँ या ना? मिल तो गया आंसर आपको? आई बात समझ? भाई अपन लोग E0 की टर्म्स में करते थे और उसने वहां किसकी टर्म्स में दे दिया? V की टर्म्स में। तो चीजें थोड़ी बदल जाएंगी, पोटेंशियल डिफरेंस तो वही टर्म रहेगा ना आपका। समझ आया कैसे करना है? चलो तो फिर अगले क्वेश्चन पर आओ। EM वेव से है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो कैसे करा जाएगा। उसने एनर्जी और वेवलेंथ के लिए ग्राफ दे रखा है, जिससे कि हमें यह पता लग रहा है कि अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो एनर्जी कम होगी। और एक प्रैक्टिकल सी बात है, होता भी इस तरीके से कि भाई हमारा फॉर्मूला होता है ना, E = hc/λ। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी। अगर इस ग्राफ के अंदर देखा जाए तो आपके पास जो ये Q है, ये जो Q रेडिएशन होगी, ठीक, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा और एनर्जी सबसे कम। और अगर आप यहां से P को देखते हैं तो P के लिए अगर देखा जाए तो वेवलेंथ सबसे कम और एनर्जी सबसे, और ये आ गया कहीं इंटरमीडिएट, कहीं बीच में आ गया। भाई वेवलेंथ जो होगी इसकी इस वाले से क्या होगी? सबसे ज्यादा है ना, तो इस वाले की क्या होगी? इससे कम, और इस वाले से ज्यादा। ऐसा कुछ चलेगा? हाँ या ना? आराम से आप लोग क्या करो, टेबल लिखो अपना, पढ़ा था हमने ये वाला टेबल। ठीक, अब ये वेव्स कौन सी थी हमारी बेटू? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड ऑल्सो रेफर्ड एज हीट वेव। ठीक है, फिर ये आ गया हमारा लाइट विजिबल रेंज, ये हो गई यूवी, ये हो गई एक्सरे, और ये गामा। ऐसा कुछ पढ़ा? और इसमें हम लोग क्या कहते थे कि अगर आप इस तरीके से मूव कर रहे हो तो वेवलेंथ इंक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी, ऐसा कुछ कहा था। अब देखो यहां पर ये सीक्वेंस क्या बता रहा है? वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग, सॉरी वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? यहां पर देखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन जा रहा है? रेडियो वेव। ठीक है, फिर इसके बाद अब यहां पर ढूंढो, ठीक, सीक्वेंस में क्या लास्ट में कहीं रेडियो वेव्स मिल रही है? नहीं। डन, तो रेडियो को हटाओ। फिर रेडियो से नीचे कौन आ रहा है? माइक्रो। चेक करो ये आ रहा है, तो इसे अंडरलाइन कर लो पहले और फिर मैच करते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सरे की सबसे कम होगी, फिर एक्सरे के ऊपर कौन आ गया? यूवी, और फिर उसके ऊपर कौन आ गया? माइक्रो। आए समझ? तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा यहां से आपका? अच्छा पी क्यू आर के करना है, तो फिर उस हिसाब से चलो। हाँ, तो फिर उस हिसाब से बदल जाएगा। अब देखो अगर पी क्यू आर के हिसाब से करते हो आप लोग, तो वहां से कौन सा जाएगा आपका? ये वाला आ जाएगा। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका? भाई सबसे छोटी कौन सी होगी? एक्स, फिर उससे बड़ी कौन होगी? माइक्रो, और फिर सबसे ऊपर कौन आ गया आपका? यू। नहीं, पी क्यू आर। हाँ ठीक है, सही है, कर सकते हैं सभी। भाई हो जाएगा ना पक्का? चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। अब रीजन असर्शन मार्क करने बाबू, ध्यान से पढ़ो। कहता है इट इज डिफिकल्ट टू मूव अ मैग्नेट इनटू अ कॉइल
of large number of turns when the circuit of the coil is closed. भाई देखिए, अगर हमारे पास ये कॉइल ली हमने, सर्किट क्लोज कर लिया गैल्वेनोमीटर लगा के, और ये ले ली हमने मैग्नेट। अब कह रहा है जब मैग्नेट को मूव कराएंगे, तो सिंपल सी बात है, जब मैग्नेट को मूव कराएंगे तो यहां कौन इंड्यूस होगा एंड कॉन्सिक्वेंटली कौन बनेगा, एंड इन अकॉर्डेंस टू द लेंजेस लॉ ये हमारी मैग्नेट को क्या करेगा, उसके मोशन को क्या करेगा, अपोज। हाँ या ना? सो इट इज डिफिकल्ट टू मूव अ मैग्नेट इनटू अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स व्हेन द सर्किट ऑफ द कॉइल इज क्लोज। तो ये एकदम करेक्ट है। और इसके करेक्ट होने का कारण क्या है कि इन अकॉर्डेंस टू लेंजेस लॉ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो करंट इंड्यूस होगा, वो मैग्नेट के मोशन को क्या करेगा, अपोज। चलिए देखिए, सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल with its circuit closed due to the motion of the magnet is such that it opposes the support कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, करेक्ट, एंड इट इज द प्रॉपर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। ठीक, तो हम क्या, कौन से वाला ऑप्शन पकड़ेंगे, असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हो जाएगा सबका पक्का। देन आइए बेटा अगले पॉइंट पर, फिर से असर्शन रीजन है आपका, द डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर। अब वो बात कर रहा है किसकी, डिफ्लेक्शंस की। आप अपने नोट्स में जाना, नोट्स में हमने एक टॉपिक सीखा चौथे चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड में, इट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की आपने वहां पर पढ़ी है वर्किंग थ्योरी। वर्किंग थ्योरी में हमने क्या सीखा है, डेरिवेशन करी है नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस की, और वो नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस का फॉर्मूला क्या बना है, इट इज बिना साइन थीटा बाय अल्फा या फिर के। और ये अल्फा और या फिर के, ये जो अल्फा है या फिर जो के है, इसका नाम क्या था बेटू, रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, ऐसा कुछ पढ़ा है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो आपका जो नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस हैं वो करंट के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं या नहीं, क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसके सही होने का कारण क्या था, हमने जब गैल्वेनोमीटर पढ़ा तो हमने वहां पे कंस्ट्रक्शन देखी, और जब कंस्ट्रक्शन देखी तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक पॉइंट आया, सबसे पहला पॉइंट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या कहा कि भाई इट इज द टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसका शेप कैसा, कॉनकेव, सो दैट कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कोर से होते हुए जाएंगी एंड अलोंग द रेडियस। अब उससे एडवांटेज क्या हुआ था, उससे एडवांटेज ये हुआ था कि कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, और जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी तो उसने इन टर्न किसको बढ़ा दिया, टॉर्क को भी बढ़ाया था। अब जब टॉर्क बढ़ा तो नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस भी बढ़ी, हाँ या ना, एग्रीड। एंड प्रिंसिपल पॉइंट, जो प्रिंसिपल पॉइंट हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा कि whenever a current carrying coil is placed in the region of uniform magnetic field, then the coil will experience a torque. coil क्या experience करेगी, which always very proportional to the current। हाँ या ना, दोनों पॉइंट इसके एक्सप्लेनेशन में आ रहे हैं। अब रीजन पढ़ो, the coil of a galvanometer is suspended in uniform radial magnetic field। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की कोर में स्ट्रेंथ को बढ़ा करके टॉर्क बढ़ाती थी, और टॉर्क करंट के साथ कैसे वेरी करता था, तो नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस भी कैसे वेरी कर गई, डायरेक्टली। तो इसका मतलब असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। हाँ या ना, क्लियर है सबको, पक्का। तो रीजन असर्शन के लिए चैप्टर पढ़ते समय जो थ्योरी पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है, अब वो थ्योरी पॉइंट ऐसा नहीं कि अभी वर्बली हमने डिस्कस कर लिए और यहां से बाहर निकले तो सब दिमाग से गायब, वो सब कुछ काम आएगा आपका, क्लियर है अच्छे से। बढ़े आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, अब वो एक एक नंबर वाले खत्म हो जाते हैं आपके। सेक्शन बी में अगर आप देखेंगे तो 2 मार्क्स में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था बुक 1 से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अच्छा पता क्या है, जब आप ना टॉपिक्स को बहुत
कंसंट्रेशन के साथ फोकस तरीके से पढ़ोगे, आप क्वेश्चन की पहली लाइन में जो भी छोटे छोटे की पॉइंट्स मिलेंगे ना, आप उससे वो पूरा का पूरा चैप्टर एकदम से स्कैन कर लो। अब जैसे कि मैंने देखा कि यार एक बैटरी की बात कर रहा है जिसका ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, इट्स ओनली अबाउट द चैप्टर नंबर 3, फिर वही गेम थी। और ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही जगह इन्वॉल्व था, दैट इज इक्वेशन ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्ज। सबसे पहले जो आया था वो वहां पर है, हाँ या ना? ठीक। नाउ आगे कहता है इज कनेक्टेड टू अ रियोस्टेट, और उसको हमने किससे कनेक्ट कर रखा है? रियोस्टेट। रियोस्टेट अब कंफ्यूज कर रहा है, रियोस्टेट बोले तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हमने उसे किसके साथ जोड़ा हुआ है? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। अब देखो दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, आपने क्या करा, ये बना लिया अपना एक सेल, ये बनाया सेल, और यहीं पर है ना इस तरीके से ऐसे कर लिया, सेल का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये पूरा मेरा सेल है। आई बात समझ? और अब इसे हमने कनेक्ट कर रखा है किसके साथ? इसे आपने कनेक्ट कर रखा है किसके साथ? एक रियोस्टेट के साथ, दैट इज हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये बना दिया ऐसे। आई बात समझ? अब उसने क्या कहा आपसे, कहता है व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रियोस्टेट इज 5 वोल्ट। अब देखो यहां साफ लिखा है व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, मतलब बात चल रही है इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग की, और इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग क्या थी हमारे पास? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, अब उसने हमसे क्या कहा, कह रहा है व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल और द बैटरी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रियोस्टेट, ये जो V होता था इसे हम क्या कहते थे? टीपीडी। टीपीडी में हमने क्या सीखा था कि भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो वोल्टेज है, वो वैल्यू है जो या तो हम कह देंगे सेल के टर्मिनल्स पे, और या फिर सेल के टर्मिनल्स पे जो वो कहां जा रही है? इसके अक्रॉस जा रही है, हाँ या ना? इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिली या सेल के टर्मिनल्स पे जो मिली, दैट इज टीपीडी, वो किसकी वैल्यू है? वी की। वो उसने आपको कितनी दे दी बेटा वहां पे? इट इज पहले केस में 5 वोल्ट। ठीक, मतलब मैं सीधे सीधे अपनी इक्वेशन लिख सकता हूं 5 इज इक्वल टू E माइनस 2R, हाँ या ना? क्लियर है? और अगली इक्वेशन देखो क्या कह रहा है, कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम 4 वोल्ट, जो पहले 5 था अब वो कितना बन गया? 4, अगर करंट कितना लिया? तो अब आपके पास दोबारा जो नया केस है, जो आपका नया केस है उसमें ये हो गया 4 इज इक्वल टू E माइनस 4R, हाँ या ना? भाई दो इक्वेशंस तैयार हैं तुम्हारे सामने, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर चला दिया जाए, 5 is equal to E minus 2R and then 4 is equal to E minus 4R, जैसे ही आप साइन चेंज कर देते हैं इसकी गेम खत्म हो गई। भाई 5 में से 4 कितना हो गया? 1, और यहां -2 और +4 कितना हो गया? 2R, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 0.5, हाँ या ना? अब ये वैल्यू आप इन दोनों में से कहीं पे भी डाल दो, तो आपके पास कितना बना बेटा? भाई 5 इज इक्वल टू E माइनस 2R, तो 5 इज इक्वल टू E माइनस 2 इंटू 0.5, दैट गिव्स यू 1, तो EMF कितना आ गया? 6 वोल्ट। आई बात समझ? क्लियर हुआ या नहीं? पक्का? श्योर? चलें आगे? तो ध्यान रखना, आपको आपका पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी तब महसूस होगा जब पढ़ नहीं रखा होगा। अगर चीजें पढ़ रखी हैं तो भाई कौन सा कॉम्पिटेंसी आ रही है इसमें, किस तरीके की प्रॉब्लम है बताओ, हो जाएगा? समझ आया अच्छे से? चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। अब यहां से 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं आपके, तो सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन था, ठीक है, फर्स्ट बुक से वो सिर्फ एक ही था आपका, और वो भी सॉरी अपने चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना,
तो आपको ये भी एहसास होगा कि हाँ यार ये वाले पॉइंट भी आप लोगों ने कर रखे हैं। अरे देवियों और सज्जनों, जो बीत गया सो बीत गया, उसे आप ठीक नहीं कर सकते। अब जो है उसे संभाल लो, उसे सुधार लो। आप सो जाओ, बेटा पढ़ लिख लेगी तो कुछ जिंदगी में हासिल कर लेगी। सो जाओ बेटा, लोरी सुनाते रहो बीच बीच में, ठीक है। बाकी कोई सो रहा हो तो रैप्टा मार के जगा देना, और अगर ये जाग रही हो तो रैप्टा मार के सुला देना, ठीक है। देखिए कहता है दो बैटरीज है विद द ईएमएफ 3 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। लिख लेते हैं E1 कितना 3 वोल्ट और E2 कितना 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2, ये हो गया R1 0.2 ओम, और इधर हो गया R2 कितना 0.4 ओम। डन है भाई। फिर आगे बढ़ते हैं, एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, connected in parallel. Now this combination is connected to 4 ohm resistor, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बेटू हमारा वो कितना है 4 ओम। ठीक, जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आए, ठीक है, सो प्रेजेंटेड वेरी नीटली एंड प्रॉपरली। कैसे, देखो ये रहा आप लोगों का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम, और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम को आप लोगों ने एक कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कनेक्ट कर रखा है, जिसमें कि दो सेल्स को एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ा गया है, पैरेलल में। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से। यहां लिख दो E1 R1 और यहां लिख दो E2 R2, इस तरीके से, और यहां ऐसे दिखा दो करंट। आई बात समझ। अब क्या क्या डिमांड है उस पर चल लो एक बार ध्यान से। कहता है द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन। एकदम सिंपल सी बात पूछी है उसने आपसे। अगर आप लोगों को याद हो, ईएमएफ इन केस ऑफ पैरेलल फॉर्मूला डिराइव कराया हुआ है E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस, हाँ या ना भाई, ठीक है। सो ईएमएफ इन पैरेलल इज गोइंग टू बी E1 R2 3 and 0.4 will be 1.2 plus 6 and 0.2 will be 1.2 and divided by R1 plus R2 will be how much 0.6। यही बनेगा आपके पास। सो कितना बन गया, दिस इज 2.4 over 0.6 over 0.6। इसको सॉल्व आउट करा तो योर नेट ईएमएफ इन पैरेलल कितना आ गया बेटू 4। कर सकते हैं या नहीं, पक्का अभिनंदन, एक्टिव रहे मेरे बच्चे। हो जाएगा यहां तक। तो ये तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन का पहला हिस्सा। चलो दूसरे हिस्से की ओर बेटू। कहता है द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ कौन सा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल। दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला इन पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला कौन होता था, डोर क्लोज करो टच से, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस, सो द रेजिस्टेंस इन पैरेलल, देखो रीडिंग्स ये रही है हमारे पास, R1 R2 0.2 into 0.4 0.08, हाँ या ना, ठीक, एंड डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 दैट इज 0. हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात। आगे बढ़ो। कहता है द करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। अब सुनिए सुनिए, जल्दबाजी नहीं, आराम से, प्यार मोहब्बत से। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेट रेजिस्टेंस। और हमने सीखा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल हमेशा कैसे होते हैं, सीरीज में। देखो बहुत सारे इंटरनल आपस में सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं, और बहुत सारे एक्सटर्नल आपस में सीरीज भी और पैरेलल भी, परंतु इंटरनल और एक्सटर्नल आपस में हमेशा कैसे होंगे, सीरीज में। तो इस हिसाब से नेट विल बी टोटल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। व्हाट इज इंटरनल, 0.08 बाय दिस प्लस एक्सटर्नल दिया है क्वेश्चन में, दिस इज 4। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा नेट रेजिस्टेंस। और अब आप लोग क्या करेंगे, यहां पे आप सीधे लिखेंगे ई नेट
इज इक्वल टू आई आर नेट। हमें पता करना है आई, सो दिस इज गोइंग टू बी नेट पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस एंड बाय द नेट रेजिस्टेंस। बेटू आप ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर चुके हैं, यू विल गेट करंट इतने एम्पियर। समझ आया क्वेश्चन कैसे परफॉर्म करना है? श्योर? पक्का? मैथ्स थोड़ा वीक है बेटा, आप लोग कर देंगे, हो जाएगा सबका। बढ़े आगे, चलिए ये 3 नंबर वाला पहला क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन बहुत आराम से और ध्यान से पढ़ो और देखो कैसे करा जाएगा। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना आराम से। सोल्यूशन समझ आ रहे हैं सारे? ध्यान से रीड करेंगे बेटू। बताएं क्वेश्चन। कहता है कि सेल को जोड़ के रखा है, ठीक है, मतलब वोल्टेज कांस्टेंट है। इफ द सेल रिमेन्स कनेक्टेड तो वोल्टेज क्या रही? कांस्टेंट। कहता है वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए वी ग्रेजुअली स्ट्रेच द वायर, और हमने उसकी लेंथ को क्या कर दिया? डबल कर दिया। हमने ना तो वहां अमाउंट ऑफ वायर को एड ऑन किया और ना ही वहां से हमने किसी अमाउंट को निकाला है, हमने उसको क्या करा है? स्ट्रेच। थर्ड चैप्टर में कर रखी है कंडीशन। अगर आप अमाउंट ऐड नहीं कर रहे, आप अमाउंट निकाल नहीं रहे, स्ट्रेच कर रहे हो, तो वॉल्यूम क्या रहेगा? आई बात समझ? कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या करा? आपने करा कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू नया वॉल्यूम। क्यों आए हो तुम 2 घंटे ऐसी तैसी करने के लिए? घर पे बैठ के आराम से बैठते क्यों आए हो जब पढ़ना नहीं है तुम लोगों को? मत आया करो बेटा क्लास में ऐसे, दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट करते हो और जो यहाँ काम चल रहा होता है उसमें भी अड़ंगी करते हो। घर बैठो आराम से, ठीक है, और बर्तन भांडों की प्रैक्टिस करो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो तुम लोगों को करनी नहीं है। तुम्हारे माँ बाप बिना मतलब में परेशान हो रहे हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए। सो क्या लिखेंगे? ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू न्यू वॉल्यूम। नाउ ये रखा आप लोगों ने एज इट इज, ये कर दिया आपने ए डैश, और एल डैश के लिए क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है कि हमने लेंथ को क्या कर दिया है? दुगना। भाई अगर आप रिप्लेस करते हो, एल डैश की जगह कितना कर दिया आपने? 2l, एल से एल हो गया कैंसिल, देन व्हाट इज ए डैश? हमारे पास लेंथ का इंफॉर्मेशन अवेलेबल था, एरिया का इंफॉर्मेशन निकाल लिया। उसने क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ ऐसा करने के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और रेजिस्टेंस में क्या बदलाव आ रहे हैं, मतलब जो नई वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, यही चीज पूछिए। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं? ड्रिफ्ट। भाई अगर हमने बात करी किसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? अगर हम फॉर्मूला लिखें, इट इज ई वी टाउ बाय एमएल, ये चीज होगी हमारे पास। भाई कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी जुड़ी हुई है, तो अगर आपने लिखा नया वीडी, सो कितना बना? ई वी टाउ बाय एमएल डैश, एंड व्हाट इज द न्यू लेंथ? इट इज ट्वाइस। रिप्लेस कीजिए तो वीडी डैश इज इक्वल टू ई वी टाउ बाय एम, और एल डैश की जगह कितना आ गया? 2l। अब देखो आप ई वी टाउ बाय एम एल की जगह क्या कर सकते हो? ओरिजिनल वैल्यू। तो आपके पास जो ड्रिफ्ट है वो कितनी बन गई? ओरिजिनल की हाफ हो जाएगा। तो ये तो कहानी होगी ड्रिफ्ट की। अब दूसरी कहानी किसकी चलानी है? रेजिस्टेंस की। बहुत सिंपल है। फॉर रेजिस्टेंस, नाउ अगर आपने लिखा ओरिजिनल तो कितना हो गया? रो एल बाय ए, और अगर आपने लिखा आर डैश तो कितना हो गया? रो एल डैश बाय ए डैश। वैल्यू पुट अप करी, रो व्हाट इज द लेंथ? 2l, व्हाट इज द एरिया? a by 2, so r dash will be equal to 4 rho l by a, and what is rho l by a? ओरिजिनल वैल्यू। तो आपने रिप्लेस कर लिया, r dash will be equals to
तो भैया ड्रिफ्ट जो है वो आधी हो जाएगी और रेजिस्टेंस जो है वो 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। समझ आई बात सबको या नहीं? पक्का क्लियर है बेटू? अब आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है, बहुत छोटा सा है, थ्योरेटिकल है और सीखा हुआ पॉइंट है, कोई यूनिक नहीं है। कहता है इलेक्ट्रॉन जो है एक कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट कर रहे हैं लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। याद करो जब हम लोगों ने करंट के बारे में बात करी तो हमने कहा कि करंट क्यों बनता है, करंट को डिफाइन कैसे करते हैं? सो दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और हमने बोल दिया भाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, बट एग्जैक्टली वो इलेक्ट्रॉन, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये यहां से यहां नहीं आएगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए बैठे, उनका आपस में क्या होगा? कोलिजन। तो करंट बना हमारे पास। सीखी थी ये चीज? सो इसका मतलब आप यहां आंसर कैसे लिखेंगे? ठीक है, जो पॉइंट नंबर 2 है ना, ठीक, इसका आंसर पूरा थ्योरेटिकल है। और कैसे लिखना है कि whenever electrons in a conductor are drifting from lower potential to higher potential, they must be colliding with each other, and due to collision the direction of few electrons may get reversed। पक्की बात है, जब कोलिजन होगा तो जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या हो सकती है? रिवर्स हो सकती है, डिसऑर्डर्ड भी हो सकती है। सो इसका मतलब ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि all the electrons must be moving in the same direction। तो देखो ध्यान से, उसने यही पूछा है नहीं कि डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? सो आंसर इज नो। ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट करेंगे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, तो कोलिजन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या हो सकती है? रिवर्स हो सकती है। तो फिर तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि वो सबके सब कैसे मूव कर रहे हो? सेम डायरेक्शन। समझ आई बात? 2 नंबर ऊपर वाले हिस्से के हैं और 1 नंबर इसका है। हो जाएगा सबका? कोई डाउट किसी को? अभी तक के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी प्रॉपरली कवर्ड अप है, श्योर हो? और आप में से जिन बच्चों ने अपने नोट्स को बहुत ध्यान से बनाया है, चीजों को ध्यान से लिखा है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपके नोट्स में प्रॉपरली मिल जाएंगे। और जिस क्वेश्चन का ना मिले, फील फ्री टू कनेक्ट। आपको पिछले जितने भी क्वेश्चंस करे ना, उनमें से जिस क्वेश्चन का जो पॉइंट आपको वहां ना नजर आ रहा हो कि यार मेरे को नहीं पता निशांत तूने ये वाला पॉइंट कब पढ़ा है, ठीक है, आप अपने नोट्स लेकर के आना, मैं आपको आराम से तसल्ली से बिठा करके वहां पे दिखाऊंगा और इससे ये भी पता लग जाएगा कि तुम्हें पढ़ना कैसे है। वो जो तुम ऐसे पेजेस ऐसे पलट के पढ़ते हो ना, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ चंपक की रोचक कहानियों में जो डायग्राम्स होते थे या फिर मेरी सहेली की जो मैगजीन आती थी उसमें जो रेसिपीज बनी होती थी, वो देखने के काम आएगा। तो पढ़ाई को आप ऐसे पेजेस पलट के नहीं करोगे। आपको एक एक चीज को बहुत ध्यान से रीड करना है, पढ़ना है, लिख करके देखना है, तब जाकर के वो मजबूत होगी। ठीक है, चले आगे। देखो अगला क्वेश्चन 23, एक बार पढ़ लो और बताओ क्या ये क्वेश्चन हमने करा है? मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। आपको वो पूरा डिराइव करना है, ठीक है, और फिर उसी की हेल्प से हेंस एट इट्स सेंटर, और फिर कहां निकालनी है? सेंटर पर। तो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि डेरिवेशन ऑलरेडी आपके पास है वहां पर नोट्स में। देखो जब डायग्राम बनाते थे तो आपने क्या करा कि भाई ये रही आपकी, बेटा प्लीज बातें नहीं, ध्यान से सुनो और समझो। ये करंट कैरिंग लूप ले ली हमने, ऐसे बनाया करंट आई, उसके बाद ये हो गया आपका पॉइंट ऑन द एक्सिस से, द पॉइंट इज पी विच इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस एक्स। आप लोग एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर करते थे, से ये छोटा सा सेगमेंट कंसीडर कर लिया डीएल, और इस छोटे से सेगमेंट को अपने पॉइंट पी के साथ जोड़ा करते थे। ये आपने जोड़ दिया इस तरीके से। और अगर हमारी इस लूप का जो रेडियस है वो कितना है? आर, तो हमारा ये डिस्टेंस कितना बन गया था? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इस हिसाब से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितने एंगल पर रहेगी? तो आपने कहा कि भाई छोटा सेगमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? छोटी होगी। आया यार? फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे, यहां से कोऑर्डिनेट्स में इस तरीके से आपने ये एक्सेस डिवाइड कर लिए बेटू, और फिर आपने कहा कि भाई अगर ये एंगल है फाई तो ये भी कितना? फाई। तो डीबी के कंपोनेंट बन गए थे डीबी कॉस फाई और ये बना डीबी साइन फाई, इस तरीके से करके। ठीक, और जो प्रोसेस आपने अभी इसके ऊपर वाले हिस्से में परफॉर्म करा है, डिट्टो हम कहां करेंगे? उसके
डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के लिए। तो दोबारा से देखो ध्यान से, भाई ये हो गया आपका रेडियस आर, आपने एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर किया, से द छोटा हिस्सा इज dl, फिर इसके बाद आपने इसको पॉइंट P के साथ जोड़ा, तो आपका डिस्टेंस कितना मिला, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपने बनाई छोटी सी फील्ड जो कि उस सेगमेंट के डिस्टेंस से कितने एंगल पर रहेगी, 90 पर। और आपके पास अगर सिमेट्रिकली चल रहा है ये भी एंगल फाइव, तो फिर से ये एंगल कितना हो जाएगा, फाइव, और कंपोनेंट बन जाएगा डी बी कॉस फाइव और डी बी, बोलो हाँ या ना। पूरा डायग्राम याद आ गया, पक्की बात है। अब डायग्राम जैसे ही हमारा तैयार हो जाएगा तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट मेंशन करेंगे, और वो छोटा सा पॉइंट क्या मेंशन किया जाएगा, देखिए ध्यान से बेटू, कि क्योंकि अलोंग y एक्सिस, ठीक है, दो कंपोनेंट्स बराबर मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट से है, सेम डिस्टेंस से है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगी, सेम, बट दोनों की डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट। सो हम लिख देंगे कि भाई कंपोनेंट्स अलोंग y एक्सिस विल गेट कैंसिल्ड, ये खत्म हो जाएंगे, और हमारी जो बी नेट है वो केवल साइन वाले कंपोनेंट से बनेगी। अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी सिर्फ इन दो पॉइंट्स की वजह से, हमें पूरे रिंग की वजह से निकालनी है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे बेटू, इसको इंटीग्रेट। तो बी नेट कितना बना, इंटीग्रल ऑफ डी बी, इसको कर लेते थे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या करा, आपने लिखा यूजिंग बायट-सेवर्ट्स लॉ। आप बायट-सेवर्ट्स लॉ के पास गए और आपने लिख दिया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। क्या लिखा बेटू, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आता था साइन थीटा, तो याद करो वो थीटा बाय डिफॉल्ट कितना होता था, 90, और साइन 90 कितना हो जाता था, 1। उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, हाँ या ना। अब आपने उठाया इसको यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1, आप उसे अपनी फर्स्ट इक्वेशन में रखो अलोंग विद साइन फाई की वैल्यू, ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ नहीं, सामने देखो तेल निकला पड़ा है तुम्हारा, सामने ध्यान दो बेटा। रिप्लेस करते के साथ ही बी नेट विल बी इक्वल टू, ये रहा आपका इंटीग्रल, और ये वैल्यू एज इट इज आ गई, म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन फाइव। यहां से साइन फाइव क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो कितना कर दिया आपने, आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विद इन द रूट, ये चीज आएगी भाई, समझ आया। अब देखो बेसिस सेम, पावर है, ठीक। सो आपके पास बी नेट बहुत आराम से, ठीक, पेशेंस के साथ, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर इंटू डीएल को इंटीग्रेट करा तो सरकमफ्रेंस, हाँ या ना, पक्की बात। नाउ अगर अब ध्यान से देखो, 2 पाई से ये 4 पाई उड़ा दो, तो आपके पास डिनोमिनेटर में 2 के साथ ये बच जाएगा, कितना आया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर। बात समझ आई, पक्का बेटा। अभी भी कह रहा हूं, वादा कर रहा हूं, डे 1 पे भी यही चीज बोली थी, दोबारा बोल रहा हूं, आई एम प्रॉमिसिंग यू, एक एक पॉइंट, एक एक स्ट्रेट कंसेप्ट अगर जैसे क्लास में पढ़ाया है उसे बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर करके चलोगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के एक भी क्वेश्चन के रत्ती भर पॉइंट पे भी कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी।
प्रॉमिसिंग यू, प्रोवाइडेड आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं आप उसे लगन के साथ तैयार कर रहे हो, समझे। अब इस रूम में तुम बैठे हो ना इतने सारे बच्चे, अभी बता देता हूं, आप में ही होंगे वो बच्चे जो 90s प्लस में भी जाएंगे, 95 में भी जाएंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, और आप में ही वो कोई भी होगा जो शायद 60-70 पे ही रह जाएंगे। फर्क होगा दोनों बच्चों की मेहनत का, दोनों बच्चों की डेडिकेशन का, दोनों बच्चों की कंसिस्टेंसी का, समझ रहे हो। तो वो तुम्हें देखना है, मैं तो तुम्हें सारे पॉइंट्स करा करके चलूंगा, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना टाइम लगेगा उतनी ज्यादा बार तैयार कराएंगे, ठीक है। तो वो ऐसा होगा कि वो मेरी प्रैक्टिस हो रही है। अरे मुझे थोड़ी पेपर लिखना है, पेपर किसे लिखना है, तुम्हें लिखना है। तो मुझसे ज्यादा डेडिकेशन चीजों के लिए तुम्हारी जरूरी है, मुझसे ज्यादा डिसिप्लिन में रहना तुम्हारा जरूरी है, समझे। और ये पढ़ाई कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई अगर हो नहीं रही है तो चलो यार फलाने पंडित को कुंडली दिखा करके हवन कराने से ठीक हो जाएगी, करा लो जितना मर्जी, कुछ नहीं होगा जब तक तुम खुद से नहीं करना चाहोगे, समझे। और सिर्फ एक या दो ही चीजें चाहिए, एक ही चीज चाहिए यार, दूसरी का भी कोई मतलब नहीं है, अपने अंदर डिसिप्लिन ले आओ बस, डिसिप्लिन हर एक सेकंड का, हर एक सेकंड का बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और अब वाकई में समय बहुत ज्यादा नहीं है आपका, सितंबर मिड में आने वाले हैं आप लोग, अक्टूबर 14 नवंबर तक हमें चीजें खत्म करनी है, 14 नवंबर तक, 14 नवंबर के बियॉन्ड नहीं जाना है, ठीक है ना। तो अब तुम ये सोचो जब इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी और तुम बैकलॉग बनाते जाओगे बनाते जाओगे बनाते जाओगे, फिर परेशान भी तुम ही होगी, ठीक है। तो उससे निकलना अगर है ना, तो अपने अंदर से ओवर कॉन्फिडेंस, अपने अंदर से लेजीनेस, अपने अंदर से ये वाला पॉइंट होता है ना यार कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, संडे से शुरू कर लेंगे, भाई जब अब तक नहीं हुआ संडे से शुरू तो मंडे कब करोगे, फिर आगे भी नहीं होने वाला वो, ठीक है ना। तो वो चीज लेकर के आओ अपने अंदर। तो यहां तक तो हमारा ये वाला पॉइंट डिराइव हो जाएगा कि भाई एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस कर दो, ये हो गया। फिर उसने हाँ डीएल का इंटीग्रेशन बिल्कुल सही, एल इज द लेंथ ऑफ दिस रिंग एंड लेंथ ऑफ द रिंग विल बी व्हाट, सर्कमफ्रेंस। आप एल लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या करो, बिकॉज एल इज इक्वल टू व्हाट, सर्कमफ्रेंस, और वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी 2 पाई आर, ठीक है। अब आपको जाना है सेंटर पे, तो सेंटर के लिए बेबी क्या करेंगे, बिल्कुल सही, जब मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर की बात आई तो आपने एक्स को कितना करा, अब देखो ध्यान से, एक्स को 0 करो, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आर क्यूब बना, आर स्क्वायर और नीचे आर क्यूब कटेगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा। इसका मतलब एक्स को 0 करने से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब, कैंसिल करा तो क्या मिलेगी, म्यू नॉट आई बाय, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। समझ आया या नहीं, कर सकते हैं अच्छे से बेटू, पक्का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो अभी ताजा ताजा हुआ है कुछ दिन पहले ईएमआई चैप्टर के अंदर, और उस दिन भी कहा था कि इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में मिलता है पेपर के अंदर, देख लो आ रखा है आपके पास, और अकेला नहीं आएगा, अगर ये है इसके साथ ये पूछेगा, एज इट इज कैपेसिटर वाला क्वेश्चन आता है कि कैपेसिटर की एनर्जी निकालो और फिर उसकी एनर्जी डेंसिटी निकालो, समझ लो, सीख लो दोबारा, ठीक है। देखो ध्यान से, फटाफट से करते हैं इसको। पहले चल रहे हैं क्वेश्चन के ए पार्ट की तरफ, जिसमें कि हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। भाई बात है एनर्जी की, सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि यहां हम क्या लेंगे, ईएमएफ, along with वर्क, किसके साथ, वर्क के साथ। आपने लिखा था वर्क डन इन ऑर्डर टू मूव द चार्जेस ईएमएफ, सो वी कैन राइट वर्क डन एज EQ, हाँ या ना। और अगर लिखा स्मॉल अमाउंट के लिए, सो DW इज इक्वल टू E DQ। इसे फिलहाल कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब हम चलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस in terms of the induced EMF। induced EMF की टर्म्स में बेटा हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव की हुई है, that L is equal to -E
ओवर डी आई बाय डी टी, ओवर डी आई बाय डी टी। तो यहां से भाई नेगेटिव साइन किसका, लेंजेस लॉ। रीजन डालना पड़ेगा हमें कि लेंजेस लॉ ऑलवेज ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एक नेगेटिव और लग जाएगा और रिजल्ट बन जाएगा L इज इक्वल टू पॉजिटिव में, तो मैंने E की वैल्यू लिख दी L डी आई बाय डी टी। बोलो हाँ या ना, पक्का क्लियर है। चले आगे, उठा के इसको फर्स्ट में डाल दो यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही आपने इसे फर्स्ट में यहां रिप्लेस करा तो आपको क्या मिला, dw इज इक्वल टू EMF दैट इज L di बाय dt इनटू dq। ये बनेगा व्हाट इज dq बाय dt, इट इज I। सो मेंशन करते हैं कि बिकॉज dq बाय dt इज इक्वल टू व्हाट, I। आप dq बाय dt की जगह I करते हो तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, dw इज इक्वल्स टू li di। ध्यान से देख लो बेटा, क्लियर है अमृत, क्लियर है बेटा, उदय भाई। नाउ आप इसे दोनों तरफ क्या कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। कितना बना बेटू, dw L और यहां कितना आया IDI। जीरो से टोटल वर्क डन एंड जीरो से टोटल करंट, ये कितना हो गया W। लिमिट्स एंटर करने के बाद कितना हो गया LI स्क्वायर बाय, और लिख दो आखिरी में कि ये जो वर्क डन है विल स्टोर्ड एज, बोलो नो, विल स्टोर्ड एज। हमें लगेगा हम तो ठीक लिख के आए, बट वो छोटा सा पॉइंट जैसे ही नोटिस में आ गया नंबर कट जाएंगे, समझे, ठीक। सो मैग्नेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ LI स्क्वायर। कर सकते हैं अच्छे से। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन का पहला हिस्सा, हो जाएगा ना। फिर उसके बाद उसने क्या कहा कि भाई कंसीडर कर लो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड, ठीक है, और फिर आप उसकी एनर्जी डेंसिटी को निकाल दो। क्वेश्चन क्लियर है सबको। अब जब हम लोग इसे रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो ध्यान से, क्वेश्चन का बी पार्ट कर रहे हैं। नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड बनती थी बेटू, कितनी बनती थी, B इज इक्वल टू N म्यू नॉट I बाय L, जिसमें कि हम कहते थे यार ये N बाय L क्या होगा, स्मॉल n। सो व्हाट विल बी B, दिस इज N म्यू नॉट I। तो यहां से आप I का वैल्यू लिखो कितना, B ओवर N म्यू नॉट। इसे कर लेते हैं इक्वेशन नंबर X। अब थोड़ा सा ध्यान से, हमने सोलेनॉइड में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देखी। अब उस मैग्नेटिक फील्ड ने सोलेनॉइड की जो टर्न्स थी उसको क्रॉस किया था, जिसकी वजह से वहां क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और उस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ने वहां क्या इंड्यूस कराया, EMF, एंड दैट होल फिनोमेना इज नोन एज व्हाट, सेल्फ इंडक्शन। इसका मतलब जब क्वेश्चन के अंदर उसने पहले ही, अगर आप गौर से देखेंगे, उसने बोला ना कंसीडरिंग द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एयर फील्ड करंट कैरिंग सोलेनॉइड। भाई तुमने रिपीटेडली वाइंडिंग जो ली थी, ठीक है, उसमें करंट फ्लो कराया, तो दैट अरेंजमेंट उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनी, उसको तुमने सोलेनॉइड कह दिया। जब मैग्नेटिक फील्ड बनी तो उस मैग्नेटिक फील्ड ने ही वहां पर फर्दर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स करा के क्या बनाया, सेल्फ इंडक्टेंस भी तो बनाया। तो उसको हम लोगों ने सॉल्व आउट किया था कितना, जनरल इक्वेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड कितना था, L इज इक्वल टू N स्क्वायर म्यू नॉट पाई R स्क्वायर बाय, अपने अपने नोट्स में जाएंगे, EMI चैप्टर के अंदर टॉपिक लिखा है प्रॉपरली, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, और चेक करेंगे इस स्टेप के बाद
एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड करते थे और आपके पास तैयार होता था एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एल विल बी द, और यही हमारी मदद करेगा एनर्जी से एनर्जी डेंसिटी बनाने में। आई बात समझ? अब कैसे करेगा, ध्यान से देखिए भाई, क्योंकि हम लोगों ने अभी एनर्जी का फॉर्मूला निकाला, दिस इज हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। नाउ ये इक्वेशन हो गई एक्स और इसको कर देते हैं बिटू वाई। नाउ यूजिंग x and y, so from equation x and y put up करो, energy stored half into L, कितना बेटू ये रहा n स्क्वायर म्यू नॉट और इसको मैं क्या लिख लेता हूं, वॉल्यूम। सो हाफ L आई स्क्वायर, ये रहा I, इसको करेंगे कितना बना, बी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर, हाँ या ना। नाउ जो कैंसिल हो सकता है हटा दो उसे, ये एन स्क्वायर गया, एक म्यू नॉट गया और वॉल्यूम को ले आओ डिनोमिनेटर में, तो आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना बना, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। एंड व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी कितनी बन गई बेटा, बी स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। गौर से देखो, आपको यही चीज प्रूव करनी थी, हो जाएगा सबका। सो ये कुल मिला के आपको कितने नंबर मिला देगा, 3 नंबर, हो जाएगा सबका, अच्छे से कर सकते हैं प्रॉपरली। सो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बेटू। अभी कुछ दिन पहले जिन बच्चों के साथ हमने ईएम वेव चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है, और उसके न्यूमेरिकल्स भी हो गए, तो उनको ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है। जिनका नहीं हुआ है अभी अपकमिंग क्लासेस में हो जाएगा बेटा, ध्यान से पढ़ो। A parallel plate capacitor is charged by an AC source। चलो रिव्यू करते हैं थोड़ा सा। जब AC सोर्स हमने लिया, भाई ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, जब AC सोर्स से हमने यहां पर वोल्टेज दी, तो इस प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो कांस्टेंट बनी या वेरिएबल बनी, क्यों, क्योंकि AC वोल्टेज जो है वो मैग्नीट्यूड और पोलैरिटीज को लगातार क्या करेगी, बदलती रहेगी, जिसकी वजह से प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो भी कैसी होगी, वेरिएबल, जिसकी वजह से प्लेट्स के बीच में क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और चैप्टर पढ़ते समय हमने एक चीज देखी थी कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट बन रहा है तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट, जैसा कि हमने देखा जनरेटर में, जनरेटर के अंदर क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, उससे जो वोल्टेज बनी वो कौन सी बनी, एसी वोल्टेज, तो करंट बना तो कौन सा बना, एसी करंट। बट अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से करंट बनेगा, सो दैट करंट विल बी नोन एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट करंट, तब उसे हम क्या नाम देंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे। आया याद? अब उसने हमसे कहा है कि प्रूव करो इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। मान लो अभी हम इस टॉपिक से थोड़ा सा हट रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को देखा जाता था तो हम लोग क्या लिखते थे कि द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, दोनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट, यही बोलते थे, हाँ या ना। अगर हम लोग कहें कि काइनेटिक में जितना लॉस होगा पोटेंशियल में उतना ही, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की क्या है, हाँ या ना, एग्री टू दिस पॉइंट और नॉट। अगर मैं कहता हूं 10 जूल काइनेटिक का लॉस है तो वही 10 जूल पोटेंशियल का क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की क्या है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक, हाँ या ना। और इन दोनों का सम जब देख रहे हैं तो वो क्या है, कांस्टेंट, यही तो कंसेप्ट है। तो अगर हम ये चीज वेरीफाई कर दें कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे,
और अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो उनका सम क्या रहेगा, हाँ या ना। पूछने का तरीका देख रहे हो वो कैसे पूछ रहा है तुमसे, और तुम्हें करना क्या है। उसने क्या पूछा कि भाई प्रूव करो कि दोनों का सम क्या रहेगा, और दोनों का सम कांस्टेंट करने का मतलब क्या है कि क्या वेरीफाई करना है आपको कि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम। आई बात समझ, क्लियर हुआ। ओके, इसको करते हैं। फिर अगला पॉइंट देखो, भाई गुस्सा नहीं करना है, रिलैक्स, ठीक, ऐसे डरा एकदम से घबराओ, ठीक। अगला पॉइंट कहता है इन केस ए, ठीक, हमें बताना है क्रिस्चॉफ्स फर्स्ट रूल वैलिड एट ईच पॉइंट। पढ़ा था ये पॉइंट भाई, कैपेसिटर की प्लेट्स, बेटा हाथ ऊपर कर ले ऐसे एक बार, डर क्यों है ये, ठीक है। ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ठीक है। मान लो इस प्लेट पर यहां से ये करंट एंटर करा तो कौन सा, कंडक्शन, ये कौन सा करंट होगा। अब प्लेट्स के बीच में आ गए हम लोग, तो यहां से करंट जो निकलेगा वो कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। फिर इस वाली प्लेट में एंटर कौन करेगा, डिस्प्लेसमेंट, और यहां से निकलेगा कौन, हाँ या ना, मानते हैं। और क्रिस्चॉफ्स के पहले रूल का सिग्निफिकेंस क्या था कि द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग विल बी द अमाउंट ऑफ करंट। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि कंडक्शन करंट का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट करंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ये चीज प्रूव हो जाएगी कि जितना करंट एंटर कर रहा है उतना करंट। और अगर ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब कौन जस्टिफाई हो गया, क्रिस्चॉफ्स का। आई बात समझ, इसका मतलब पहला पॉइंट हम जैसे प्रूव कर देंगे सेकंड बाय डिफॉल्ट ही वैलिड हो जाएगा, हाँ या ना। अब करते हैं कैसे, देखो समझो बेटा ध्यान से। according to the general equation of the displacement current, हम लोगों ने लिखा डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। इसे कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और इसको करने से पहले क्या करो, एक छोटा सा ना रफ स्केच यहां पे बना लो आप लोग। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट एक्स, प्लेट वाई, द कॉमन एरिया ऑफ द प्लेट इज ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी। आपने इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स के साथ, एसी वोल्टेज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, प्लेट्स के बीच में लिख दो कौन सा, डिस्प्लेसमेंट, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। यहां से करंट जाएगा ये और यहां से आएगा, और ये कौन सा करंट, आईसी, कंडक्शन करंट, बेसिकली व्हाट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज योर dq बाय dt, इस तरीके से, ठीक है। सो अगर हम यहां पर देखें बेटा ध्यान से, भाई डिस्प्लेसमेंट करंट तो ये हो गया। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सो कितना लिखते थे, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय, परंतु व्हाट इज सिग्मा, चार्ज बाय एरिया। इसको रिप्लेस करते हैं। जैसे ही आपने इसे रिप्लेस करा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई बेटू, इट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं ए को यहां ले आता हूं, ठीक, ए वाली वैल्यू जो है उसे यहां ले आता हूं, तो E into A will be Q by, and what will be E into A, electric flux, that is Q by, उठा के इसको यहां रखते हैं, ठीक है। सो नाउ यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी एप्सिलॉन नॉट एंड डी बाई डी टी ऑफ व्हाट, Q बाय 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, बाहर आए तो इससे कैंसिल, और आपके पास आईडी किसके इक्वल हो गया, dq बाई dt, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और यही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, कंडक्शन करंट। सो वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, कंडक्शन। जैसे ही ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट will always remains constant।
पहली चीज। और जैसे ही ये प्रूव हुआ तो इसके प्रूव होने से हमें क्या पता लगा कि प्लेट पे एंटर कौन करेगा, कंडक्शन, और निकलेगा कौन, डिस्प्लेसमेंट। या फिर दूसरी प्लेट पे एंटर कौन करेगा, डिस्प्लेसमेंट, और वहां से निकलेगा कौन, कंडक्शन। सो दिस मींस द करंट एंटरिंग इज इक्वल टू द करंट, एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, किरचॉफ के पहले रूल का सिग्निफिकेंस। हो गया। ये पूरे 3 नंबर कर सकते हैं या नहीं, कोई डाउट किसी को, पक्का भाई। चलें आगे। अगला प्रश्न, पूरे पेपर के अंदर सिर्फ एक ये क्वेश्चन ऐसा था, और ये पूरा क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन का सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जिसमें कि शायद बच्चों को दिक्कत आ सकती थी, वो नहीं आई। नहीं आई, अपने बच्चों को तो नहीं आई जो पढ़ के गए थे, हरि कार्तिक, दिनेश, ठीक है, काफी सारे बच्चे थे जो लोग इस क्वेश्चन को भी करके आए हैं। और एक इकलौता ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हो कि थोड़ा सा सोचना था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और बहुत सारे टीचर्स ने फिजिक्स के पेपर को बदनाम कर रखा था कि फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया था, ये था वो था। तुम भाई कर क्या रहे हो फिर, तुम ये पूरे 1 साल अगर तुम क्लास में पढ़ रहे हो और पढ़ा रहे हो तो कर क्या रहे हो, जो तुम एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटे से क्वेश्चन को लेकर के तुमने इतना हुआ क्रिएट कर दिया कि पेपर टफ आया था। तो यही है वो सिर्फ, और कुछ नहीं है। अभी देखना, करोगे ना बहुत आराम से निकलेगा ये, ठीक। तो अब भाई पता है क्या होता है, बोर्ड के पेपर में है ना वो परिस्थिति थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, वो माहौल ऐसा हो जाता है, ठीक। अब मैं क्लास में भी आप लोगों को क्या बोलता हूँ, जब कई बार बोलता हूँ चलो ये क्वेश्चन करो, और आप लोग क्या करते हो, आपस में डिस्कस करके करते हो। सो एट दैट टाइम में क्या बोलता हूँ आपसे कि भाई जब एग्जाम करने के लिए बैठोगे तो वहां आपके साथ कोई नहीं होगा, आपको अपना खुद का दिमाग लगा के करना पड़ेगा, बोलता हूं ये चीज। बट क्योंकि तुम्हारी आदत क्या डेवलप हो चुकी होती है, डिस्कस करने वाली, साथ में जो भी बैठा उसके साथ चर्चा करके करना है, वहां पर वो हो नहीं पाता, दिमाग इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पा रहा है, सहारे की जरूरत पड़ रही है उसे हर पॉइंट में, समझ रहे हो। और वहां पीयर प्रेशर में आकर के फिर चीजें गलत होती है। इसलिए जब क्लास में, और मैं तो फिलहाल भाई आपको सीधा सीधा ये कहूंगा, ठीक है, और इस चीज को तो मैं जबरदस्ती बोलूंगा कि नहीं भाई करो, आने वाले 5-6 महीने के लिए अपने आप को ना आइसोलेट कर लो, यारी दोस्ती से, ठीक है, फैमिली रिलेशन से, सब चीजों से 5 से 6 महीने प्रॉपर आइसोलेशन। दिन दुनिया से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, साला कहां बाढ़ आ रही है, कहां आग लग रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, पूरा का पूरा अपने आप में आ जाओ। तुम्हें सिर्फ अपने आप से मतलब होना चाहिए और किसी से नहीं, ठीक है। और 6 महीने ऐसा करके देख लो भाई साहब, बहुत मजा आ जाएगा अगर 6 महीने ये कर लिया। और एक तो जो सबसे बड़ी राड की जड़ है ना आपकी जिंदगी में, ये, ठीक है, इसे हटा लो। तुम्हारे कोई बिजनेस नहीं चल रही, तुम्हारी कोई बहुत बड़ी शेयर मार्केट में तुम्हारी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं चल रही कि तुम्हें हर 2 मिनट बाद देखनी है कि हाँ भाई मार्केट के शेयर कितने ऊपर गए कितने नीचे गए। मैंने लगा रखा है कहीं, मैं नहीं देखता भाई, तुम क्या ही करोगे। तो इसे अपनी साइड हटा दो बिल्कुल। सबके पेरेंट्स के नंबर है ना मेरे पास, उनसे कम्युनिकेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हटा दो, बहुत तगड़ी डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा तगड़ी, ठीक है ना। और आइसोलेट मतलब आइसोलेट है, हर चीज से आइसोलेशन है फिर वो आपका, हर चीज से, ठीक है। और उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो सोशल मीडिया वाला आइसोलेशन है। हटाओ इन सब चीजों को, ठीक। शुरू शुरू में दिक्कत आएगी, खाना खाने का मन नहीं करेगा, बेचैनी सी होगी, सांस लेने में दिक्कत भी महसूस हो सकती है, ठीक है। नहीं होता ना, जैसे मैंने देखा है बच्चे लोग का, खाना खा रहे तो भी टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, वहां पे अच्छा गाना चलेगा तो फिर चबाओगे, नहीं तो साला ऐसे निकल जाओगे, है ना, होता है इस तरीके से। तो शुरू शुरू में दिक्कत आएगी, ठीक। आप लोग फ्रेश होने जा रहे हैं, हो ही नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि आपको आदत है वहां पे बैठ के इंस्टा पे, ओहो सो ब्यूटीफुल, करने क्या गए थे, कर क्या रहे हो, चीजें मिसमैच हो रही हैं, तो इन्हें हटा लो। तिवारी जी, तिवारी बहुत खतरनाक बच्चा है भाई, आप लोग जानते नहीं तिवारी को अच्छे से। ये जो MWF में 7:15 से 8:30 वाला मैच होता है ना, उसमें बहुत जहर फैला रहा लड़का है। चलो सो अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या वाकई में बहुत दिक्कत देने वाला था या बेसिक था एकदम, ठीक है। सो उसने एक सिचुएशन पता नहीं क्या दे रखी है, नहीं पता हमें क्या दे रखा है, ठीक है, हम देख भी नहीं रहे, हम अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं आराम से बिंदास, ठीक है। उसने कहा द फाइनल चार्ज, द फाइनल चार्ज, द पॉइंट इज फाइनल चार्ज, मतलब
ये तो कुछ देर बाद बनेगा। फाइनल चार्ज कह रहा है, इसका मतलब कब पूछ रहा है? जब कैपेसिटर बढ़िया से चार्ज है, ऐसा कुछ। अब सुनो ध्यान से, द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। सर्किट ये रहा, ठीक है। अपन लोग क्या करते हैं, S1 इज क्लोज्ड, S1 इज क्लोज्ड और S2 को रखा ओपन, ठीक है। मेरा ये पोटेंशियल डिफरेंस तुरंत इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए काम करना शुरू कर देगा या नहीं? हाँ या ना? मानते हो? दिक्कत क्या थी? Q इक्वल टू, भाई Q बराबर CD। क्या निकालना है आप लोगों को? द फाइनल चार्ज। Q इज इक्वल टू, व्हाट इज द कैपेसिटी? ये रही 500 माइक्रो, 500 इंटू 10 की पावर -6। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल? 10। कितना आ गया? 5 इंटू 10 की पावर -3, कितना आ गया? 5 मिली कूलम। पता नहीं भाई इसमें क्या था, टीचर कहते जेई के लेवल का पेपर दे दिया है सीबीएसई में, इसलिए आलतू फालतू के दिखावे पे मत जाओ बेटा। जो चीजें पढ़ रहे हो ना उनको ढंग से तैयार करो, उन्हें प्रिपेयर करो अच्छे से। हो गया? ठीक, चलो आगे आओ। कह रहा है फॉर सफिशिएंट टाइम, भरपूर समय के लिए S1 को क्लोज और S2 को ओपन, ठीक है। नाउ S2 इज क्लोज्ड एंड S1 इज ओपन। अब जरा सुनना, पहले सफिशिएंट टाइम के लिए S1 को क्लोज रखा, सफिशिएंट टाइम, भरपूर समय के लिए क्लोज रखा, मतलब अपना कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा। पूरा चार्ज जैसे ही हो गया तो अब कैपेसिटर पे यहां बिल्कुल बराबर पोटेंशियल आ जाएगा। पूरे चार्ज होने का मतलब क्या है भाई? जितना पोटेंशियल था वो सारा बराबर यहां पर उतना डेवलप हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। हाँ है ना? अब फर्दर यहां से कोई चार्ज गेन नहीं होगा। डन। सफिशिएंट टाइम कहने का जो मतलब है वो ये है। आपने इसे बंद रखा, ठीक है, देख रहे हो, हाँ भाई चलो देखते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब भाई जब क्या होगा, क्या हो गया, पूरा चार्ज हो गया, अब उससे ज्यादा क्या होगा, ठीक है। जैसे ही ऐसा हो गया, अब तुमने S1 को ओपन करा और S2 को कर दिया क्लोज। जैसे ही तुमने S2 को क्लोज कर दिया, अब तुम्हारा फुल्ली चार्ज कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल आपस में जोड़ दिए। हाँ या ना? एग्रीड और नॉट? अब ये पूरा का पूरा कैपेसिटर क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। कितना चार्ज बचेगा बेचारे के पास? पता नहीं कौन सा जेई लेवल था भाई इसमें। आंसर इज, कोई दिक्कत? और अगर ऐसे भी दिमाग नहीं चल रहा ना, आप सीधा ही देखो, फॉर सफिशिएंट टाइम द की S1 इज क्लोज एंड S2 इज ओपन, नाउ द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। सेकंड चैप्टर में ध्यान से देखना, हमने लिखा है फुल्ली चार्ज है ना, प्लस Q माइनस Q, नेट चार्ज भाई प्लेट X प्लेट Y, एडिटिव नेचर QX प्लस, हो गया भाई। देखो केस स्टडी है, केस स्टडी में 4 पॉइंट आते हैं, 2 का तो लेवल हलवा था एकदम, और इसी क्वेश्चन को लेके बवाल मचा रखा था कि पेपर बहुत था, अब तक था नहीं ना, तो फिर दिक्कत नहीं माननी है बिल्कुल भी, आराम से और शांत दिमाग के साथ रहना है बिल्कुल। आगे बढ़ो, देखो द डायमेंशंस, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर आर सी। अब डायमेंशनल फॉर्मूला देखना किसका? आर सी। आर इज रेजिस्टेंस एंड सी इज कैपेसिटर। एकदम प्यार से, आर सी भाई रेजिस्टेंस, V बराबर आई आर, आर बराबर V बाई आई, तो आर बराबर V बाई इंटू Q बराबर C, तो C बराबर, तो C बराबर Q बाई, जिंदगी से आधा मसला तो वैसे ही हल हो गया। एंड दिस इज Q डिवाइडेड बाय व्हाट इज I, Q बाय T, Q से Q काट दो, ये T गया ऊपर। व्हाट इज द डायमेंशंस फॉर टाइम? M0 L0 T1। ऑप्शन वो पकड़ लेना जिसमें सिर्फ टाइम होगा, कौन सा है? बहुत टफ था भाई साहब, बहुत ज्यादा। और लिटरली सच में दिक्कत किस वजह से आई?
ठीक है, इसलिए कहते हैं एकदम से पैनिक नहीं होना। एक तो ये सर्किट देख के और फिर एक ये इक्वेशन देख के। ऐसा तो हमने सिलेबस में कभी पढ़ा ही नहीं, ये क्या ही दे दिया। अगर दे भी दिया तो देखो, सीबीएसई बेवकूफ नहीं है, वहां पे बहुत बहुत ही संजीदा तरीके से एजुकेटेड लोग बैठे हैं, ऐसी हलवागिरी वाले नहीं बैठे हैं वहां पे, बहुत समझदार लोग बैठे हैं। उन्हें भी पता है कि समय समय पर समाज में जो बच्चों का दिमाग है वो किस लेवल तक गिर रहा है, उतनी ही बात नहीं है। तो वो पेपर कभी भी उस तरीके का नहीं सेट करेंगे कि मेजॉरिटी बच्चा जो है वो बिल्कुल ही डाउन चला जाए, नहीं। पर इतना भी पेपर लो लेवल का नहीं बनाएंगे कि सब्जेक्ट की गरिमा ही खत्म हो जाए, ठीक है ना। अब जो पढ़ेगा उसको पेपर बेसिक लगेगा, और जिसने नहीं पढ़ रखा, जिसने रट के पढ़ रखा होगा, भाई ये पेपर भी फिर मुश्किल लगता है। समझ रहे हो? क्लियर हो यहां तक? पक्का? अच्छा, तुम लोगों ने सुना था कि पेपर टफ आया, पेपर टफ, अब तक कुछ ऐसा महसूस हुआ? अभी बुक 1 ही कर रहे हैं हम लोग, अभी बुक 2 के और भी इजी क्वेश्चन है। जब पढ़ लोगे ना बुक 2, वो भी करेंगे हम लोग, और भी बेसिक है। हो जाएगा यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अभी हमारा कौन सा हो गया? ये दोनों हो गए ना। चलो भाई, दिस वाज द ओनली क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगाना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ज्यादा दिमाग कहां लगाना है, प्लॉट कब्जा लेने में। वो चाचा वाला प्लॉट साथ में खाली पड़ा है, अपना भी खाली पड़ा है, उनकी 4 इंची अपने में कैसे मिलाई है। ज्यादा दिमाग ऐसे कलेश वाले कामों में लगाना है, पढ़ाई में ज्यादा दिमाग नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं, क्योंकि कुछ बन जाओगे। सोना है आपको आराम से, आपस में बातें करनी है, माथे फोड़ने एक दूसरे के। देखो क्या कह रहा है, कहता है द की S1 इज क्लोज एंड S2 इज ओपन। वही पहले वाली स्थिति चल रही है, क्योंकि जब S1 को क्लोज करोगे तभी कैपेसिटर चार्ज होगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। S1 को क्लोज रखा और S2 को ओपन रखा, द वैल्यू ऑफ करंट 5 सेकंड के बाद। आपको किसकी वैल्यू बतानी है? करंट की। कितने सेकंड के बाद? 5 सेकंड के बाद। डन है भाई? क्या निकालना है? क्या निकालना है? इसे दिमाग में रखो, ठीक। चलो अब सर्किट देखते हैं। ये इक्वेशन, द चार्ज Q ऑन द कैपेसिटर चेंजेस विद टाइम, ये दे रखी है। Q इज इक्वल टू Q 1 माइनस E पावर माइनस T बाय RC, ठीक। इस इक्वेशन को देख लिया ध्यान से, ठीक है। 1 माइनस RC, मैं लिख लेता हूं यहां पे, what is Q? It is Q 1 minus E, 1 minus E minus T by RC, ठीक है। क्लियर है भाई? देखो, जिन्हें डिफरेंशिएशन आता है बहुत अच्छी बात है। डिफरेंशिएशन ऑफ E की पावर X इज E की पावर X। ये सीधा सीधा चौड़े में बोलता है कि डिफरेंशिएट करके दिखाओ। हमें भी घबराहट हुई, हमने छोड़ दिया, भाई नहीं कर रहे, सीधी बात है, ठीक है ना। क्योंकि आजकल का टाइम बहुत खराब है, आप बिना मुझे किसी से लड़ो, चल चक्कू लेके मार दे, क्या कर लोगे? तो ऐसी चक्कू लेके खड़ा था, कह रहा करके दिखाओ। हमने कहा ठीक है भाई, नहीं कर रहे, तू ऐसे रहे, खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं। डन है? अच्छा जी, अगर ये E की पावर AX हो जाए तो कांस्टेंट है ना, उसको साइड कर लेना पहले, तो A साइड हो गया और E की पावर AX वो एज इट इज है, हाँ है ना। देखो ये जो करा है ना, वो कैसे करा है, इसको प्रॉपर तरीके से अगर देखते हो तो कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ E की पावर AX। तो देखो क्या करा, पहले इस पूरे को करोगे तो क्या रहेगा, E की पावर AX इंटू, फिर इसको करोगे तो क्या होगा, A, तो कितना हो जाएगा, A E की पावर AX। इस तरीके से ध्यान रहेगा। अब देखो, इसी चीज को आपको यहां यूज करना है, ठीक। और खूबसूरत बात पता क्या है, ये जो पॉइंट है, एग्जामिनर को पता था कि बच्चे ठप है, उसने पहले दे भी रखा है कि भाई अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो ना तो ऐसे दे रखा है,
उसके बाद भी लोग क्या कह रहे हैं कि पेपर बहुत कैसे भाई, उसने तो बता क्वेश्चन में उसने बता भी दिया बेटा डिफरेंशिएशन ऐसे करना है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चों का लेवल गिर रहा है, उठ नहीं रहा है, गिर ही रहा है। उठ भी रहा है ऐसी बात नहीं है, बट गिरने वाली कैटेगरी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। ओ भाई ये क्या आ गया, हमने तो एलसीआर पढ़ा था, अब इसमें तो सिर्फ आरसी है, तो दिक्कत हो गई। समझे? पहले बताओ यहां तक समझ आया? अब उसे हम करते हैं डिफरेंशिएट। चलो ये इक्वेशन आई, इसको क्या करा हम लोगों ने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, और बहुत आराम से करना है बाबू, समझना। ये कितना हो गया, डी क्यू बाय इज इक्वल टू, साइड रखा, कांस्टेंट का कितना हो गया माइनस, इस पूरे को करा e की पावर माइनस टी बाय आर सी इंटू, इसको फिर से करोगे तो माइनस वन बाय आर सी बाहर आएगा, और टी को टी के रिस्पेक्ट में करा दो तो कितना बचा, माइनस वन बाय, ये हो गया माइनस वन बाय, ऐसा कुछ हुआ। इसको आराम से तसल्ली से लिखो, ये डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, जो कि हमें निकालना है, ठीक है। ये क्यू एज इट इज, जीरो हट गया, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी वन बाय आर सी, साइड कर दो, ई की पावर माइनस टी बाय, अरे हाँ या ना भाई, पक्की बात। व्हाट इज क्यू, सीवी, क्यू क्या है तो लगा देते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू की जगह एंड डिवाइडेड बाय आर सी, ई की पावर माइनस टी बाय, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, सेम दिखा, उड़ा दो, ठीक है। अब बड़े प्यार से वैल्यूज रखते हैं, व्हाट इज वी 10 वोल्ट, व्हाट इज आर 20 किलो ओम दिया हुआ है। देखो अगर तुमने रीडिंग देखी जहां पे हमने पोटेंशियल और चार्ज वगैरह के देखे, देखो पोटेंशियल 10 वोल्ट, कैपेसिटेंस 500 माइक्रो एंड रेजिस्टेंस 20 किलो, ठीक है। अपन लोगों ने वैल्यू रखी तो ये रख दिया 20 किलो इनटू ई की पावर माइनस टी, कितने सेकंड में बात कर रहा है 5, डिवाइडेड बाय आर कितना है 20 किलो इनटू कैपेसिटी कितनी है 500, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ है ना। 1 2 3 4 5 6, मारो रैप्टा, पता नहीं किस एंगल से टफ है, हो गया। इसके भी एक टेक दो बढ़िया से, I इज इक्वल टू, ये तीनों जीरो ऊपर ले जाता हूं, ठीक है, तो 1/2 इंटू 10 की पावर इंटू ई की पावर, हाँ या ना, ई की पावर माइनस 1/2 अंडर रूट। बहुत टफ था भाई, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा टफ था कि 4 दिन तक बच्चों का पेट खराब रहा था इस क्वेश्चन से। हो गया, कोई दिक्कत है पक्का, जबकि उसने बताया कि इसको डिफरेंशिएट करना, उसमें भी दिमाग लगा था, चीटिंग करनी थी, वहां दे रखा था, हो जाएगा या नहीं। इसका और पार्ट भी था, ठीक है, जैसे जो आपका केस स्टडी आता है उसमें 4 ही क्वेश्चन होते हैं, तो उसने चौथा क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ देके और पार्ट भी दे दिया। अब उसने बोला द की S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन, द इनिशियल वैल्यू, कौन सी वैल्यू बाबू, इनिशियल वैल्यू का मतलब एट t इक्वल टू, आपको पूरा सेम करना, ये इक्वेशन आ गई। अभी हमने t की जगह 5 रखा था, अब की बार कितना रखोगे 0 रखो, सॉल्व आउट करके 0.5 मिली एम्पियर, क्योंकि वो e की पावर जो हाफ था अब वो 0, तो वो तो 1 हो गया, तो बचेगा कितना 1/2 इंटू 10 की पावर -3, तो कितना बनेगा, सॉल्व भी नहीं करना था, ये तो वहीं से आंसर आ जाता। समझ आया, इस तरह से टफ क्वेश्चन आएंगे, दिक्कत हो, परेशानी,
हो जाएगा सबका, पक्की बात। तो ये हो गए केस स्टडी। अब बढ़ते हो आप लोग यहां से कौन से क्वेश्चंस में, 5 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले सारे हो जाएंगे ना अच्छे से, पक्का। आराम से पढ़ो और सिर्फ प्लॉट करने की कोशिश करो, करो करो, शाबाश। कर रखा है क्वेश्चन आप लोगों ने। ये पेन किसका था बेटू, बनाओ बेटे जल्दी से। अच्छा पहले बताओ, यहां तक के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए आप लोगों को प्रॉपरली, कोई दिक्कत तो नहीं है? श्योर, आज यहां तक रखें। कितने परेशान हो गए, ठीक। क्योंकि अभी क्वेश्चन ज्यादा हैं, अभी और भी हैं, देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी इसको 2 घंटा और लगेगा, ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से, ये अपन लोगों ने कहां तक कर लिए हैं, यहां तक। यहां तक के प्रॉपर सॉल्यूशंस में अगली क्लास में आपके नोट्स में चेक करूंगा, ठीक है। और अगली क्लास में आप कितने बजे आ रहे हैं? नहीं 3 बजे की जरूरत नहीं उस दिन, ठीक है, ये 1.5 आवर में निकाल लेंगे अपन लोग। सो 3:30 तो कंफर्टेबल है सबका, 3:30 आएंगे और ये वाला खत्म करेंगे हम, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में हम लोग।